हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अब हम लोग आने वाले कुछ दिनों तक करंट अफेयर देखने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन जिसमें हमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा नंबर वो देख के जाता है। करंट अफेयर अगर हम आपसे पूछें करंट अफेयर आप कैसे पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे जब हमारा एग्जाम होने को रहेगा उस टाइम पे हम मैगजीन उठाएंगे और मैगजीन में पढ़ लेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे तो वो मैगजीन आपकी एक किताब के बराबर हो जाती है। मतलब आपको एग्जाम टाइम में ऑलरेडी आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं रहता ढंग से, उसमें आप एक ठो और नया सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, वो एक किताब के बराबर, एक नए सब्जेक्ट के बराबर में हो जाती है। इसलिए अब हम लोग 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है या फिर होने वाली है, सब चीजें हम कवर कर लेंगे दिसंबर 2024 के पहले छत्तीसगढ़ में, और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। तो हमारी जो आने वाली क्लासेस रहेंगी उसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। जब आप क्लासेस देखेंगे, जब आप नोट्स देखेंगे, तो आपको इतना रियलाइज हो जाएगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत ही शानदार नोट्स है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बस करंट अफेयर में आंख बंद करके आपको इतनी ही चीजों को पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और मान लीजिए अगर 15-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ही इससे बाहर पूछा जाएगा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जनवरी और फरवरी माह में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं 2024 में। कब? जनवरी और फरवरी माह में 2024 में जो भी घटनाएं घटित हुई हमारे छत्तीसगढ़ में, सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के चलते हैं, पहली स्लाइड में देखते हैं आखिर क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, एग्जामिनर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि 1.5 साल 2 साल पुराना भी पूछ लेता है। तो 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछे, तो हमें थोड़ा सी चीज वहां की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे हमें याद करना चाहिए। तो यहां आप क्या याद रखेंगे? सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा वोटिंग कौन सी विधानसभा क्षेत्र में हुई थी, तो बोलेंगे हमारे यहाँ टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 90 विधानसभा सीटें। कितनी? 90 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग कौन सी सीट पे हुई थी, तो कुरुद विधानसभा। कहां पे? कुरुद विधानसभा क्षेत्र पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। कितना? 90% वोटिंग। मतलब हर 100 में 90 लोगों ने वोट किया। मतलब अगर 100 लोग का वोटर आईडी बना हुआ है तो 90 लोगों ने वहां पे वोट किया है। कहां पे? कुरुद धमतरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड अगर आपसे पूछता है तो सेकंड आपको याद रखना है सिहावा। सिहावा में 87%। अब इसे नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है जो विधानसभा चुनाव हमारा हुआ था उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग कुरुद में हुई है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो वोटिंग हुई है वो है सिहावा में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सबसे कम मतदान कहां पे हुआ था, कौन से विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, वो भी आपको याद रखना है बीजापुर में। कहां पे? बीजापुर में। कितना? 48%। ठीक है, मतलब हर 100 में 48 लोगों ने यहां पे वोट किया है। ठीक है, 100 लोग का वोटर आईडी बना हुआ है, 48 लोगों ने वहां पे वोट किया। कहां पे? बीजापुर में। वही जो 100 लोग का वोटर आईडी बना हुआ है, 90 लोगों ने वोट किया है। कहां पे? कुरुद में। आपको दोनों चीजें याद रखनी है। हाईएस्ट ही सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संगवारी मतदान केंद्रों की संख्या कितनी बनाई गई थी, तो संगवारी मतदान केंद्रों की संख्या कितनी? 900। कितनी? 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, युवा एवं दिव्यांग द्वारा संचालित मतदान केंद्र कितने बनाए गए थे, वो थे टोटल 90। कितने? 90 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जो कि युवा और दिव्यांग जन जो लोग थे वो लोग वहां पे संचालित कर रहे थे। मतलब जो ड्यूटी करने वाले लोग थे वो सारी चीजें वहां पे वो मैनेज कर रहे थे। और संगवारी वाले में कौन है, तो बोलेंगे यहाँ पे मुख्यतः महिलाएं हुआ करती थी। कौन? महिलाएं हुआ करती थी, जो कि वहां पे देख रही थी। महिलाएं जो पुलिस में हो गई वो लोग वहां पे देख रही थी। ठीक है, और वहां पे जो मुख्यतः मतलब मैनेज करने का जो काम था वो मुख्यतः महिलाएं कर रही थी। तो संगवारी मतदान केंद्रों की संख्या 900। तो आप देखिए हर विधानसभा में कितने, तो 10 सीटें। ठीक है, 10 सीटें मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि एक विधानसभा क्षेत्र है, एक यहाँ पे पोलिंग बूथ है। ठीक है, एक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे, मतलब जहाँ पे वोटिंग करते हैं अलग अलग जगह रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं, तो वहाँ पे तो एक विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे 10 जगह पे
ऐसे यहाँ पे डिवाइड किया गया था जहाँ पे केवल महिलाएं देखने वाली हैं, ठीक है। तो टोटल 900 मतदान केंद्र, संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो आपको याद रखना है GS बामरा जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम याद रखना है GS बामरा। सर्प विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो बोलेंगे सर्पलोक, या फिर आप बोलेंगे सांपों की नगरी किसे बोलते हैं? तो बोलेंगे तपकरा। किसे? तपकरा को बोलते हैं। तपकरा कहाँ पे है? जसपुर में। तो तपकरा जसपुर में सर्प विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष GS बामरा। सर्प विज्ञान बोलेंगे सांप कहाँ पाए जाते हैं? तो तपकरा जसपुर में पाए जाते हैं, तो वहीं पे सर्प विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा। और गुप्तेश्वर गुफा कहाँ पे है? ये भी आपको याद रखना है। तो सबरी नदी के तट पर ये स्थित है गुप्तेश्वर गुफा, ठीक है। तो ये जनवरी के टाइम में थोड़ा हाईलाइटेड था, तो आपको याद रखना है कि गुप्तेश्वर गुफा कहाँ पे है? सबरी नदी के तट पर। हाँ, वही सबरी नदी जहाँ पे नाव चलती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा से लेके आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक नाव चलती है, ठीक है। एकमात्र जलमार्ग है हमारे छत्तीसगढ़ से जहाँ पे नाव चलती है सबरी नदी पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है गुप्तेश्वर गुफा कहाँ पे? सबरी नदी के तट पर स्थित है ये। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। तो 2024 में टोटल 110, भारत में 110 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ था, ठीक है। और इसमें से छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को पद्मश्री मिला है, ये आपको याद रखना है। ये जरूर क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। किसको किसको मिला है? तो श्री हेमचंद मांझी जी को मिला है, रामलाल बरेठ जी को मिला है और जागेश्वर यादव जी को, ठीक है। 3 लोगों को यहाँ पे क्या मिला है? तो पद्मश्री मिला है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो हेमचंद मांझी जी हैं उन कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है नारायणपुर से। कहाँ से? नारायणपुर से। तो हेमचंद मांझी जी नारायणपुर में निवास करते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत डीप में करेगा तो, ठीक है। और जो हेमचंद मांझी जी को जो पद्मश्री मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है? तो वो भी आपको याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। तो हेमचंद मांझी जी चिकित्सा के क्षेत्र में उनको अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। रामलाल बरेठ जी ये रायगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ। किसको? रामलाल बरेठ जी को। जागेश्वर यादव जी को जसपुर से बिलोंग करते हैं और इनको समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के उपलक्ष्य में इनको क्या मिला है? तो पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। समाज सेवा में भी क्या, जो हमारे यहाँ पिछड़ी जनजातियां हैं तो बिरहोर और पहाड़ी कोरबा, ठीक है, जो जसपुर के आसपास में पाई जाती हैं, बिरहोर और पहाड़ी कोरबा, उनमें समाज सेवा का काम किए हैं कौन? जागेश्वर यादव जी, इसलिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। तो आपको याद रखना है हेमचंद मांझी, आपको याद रखना है रामलाल बरेठ और आपको याद रखना है जागेश्वर यादव। हेमचंद, ठीक है। तो हेमन नारायण, ऐसे आप देखिए श्रीमन नारायण होता है तो आप बोलेंगे हेमन नारायण, ठीक है। तो हेमन ये नारायण हो जाएंगे, नारायणपुर से बिलोंग करते हैं। और ये चिकित्सा, ठीक है, यहाँ पे मांझी है तो आप बोलेंगे मांझी। मांझी वैसे मुख्यतः ये जो काम करते हैं तो आपको याद है मांझी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। रामलाल बरेठ, ठीक है, रामलाल बरेठ ये रायगढ़ में, ठीक है, कहाँ के? तो बोलेंगे रायगढ़ से बिलोंग करते हैं, कला के क्षेत्र में, ठीक है। पहले क्या होता था? तो बोलेंगे रामलीला हुआ करती थी, ठीक है। बचपन में आपने जरूर देखा होगा, आज के टाइम में भी होता होगा, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था रामलीला, ठीक है। मतलब रामायण की जो कथाकृति होती थी, जो भी कथा होती थी उसको वहां पे बताते थे रामलीला में, तो ठीक है, बोलेंगे राम, यहाँ पे लाल को लीला कर देना, तो रामलाल, ठीक है। तो उसमें क्या होते थे? कला करते थे हम लोग, ठीक है, कि ये राम भगवान बन जाएंगे, ये लक्ष्मण, ये विभीषण, ये मतलब रावण, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्टर बन जाएंगे। तो कला क्षेत्र आपको ऐसे याद रखना है। जागेश्वर बोलोगे जागो जागो, ठीक है, समाज में अच्छा कुछ करना है, समाज सेवा करना है तो आपको जागना पड़ेगा। बिल्कुल, जब समाज में सेवा करेंगे तभी आपका जस होगा, जस या यश होगा, और यश होगा तब क्या? जब आप जागेंगे तब तो आप समाज सेवा कर पाएंगे, या फिर आप अगर सोते ही रह जाएंगे तो आप कैसे समाज सेवा करेंगे, ठीक है। तो समाज सेवा करना है, लोगों से यश पाना है, जस पाना है, तो आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? अभी हाल ही में, मतलब कब, जनवरी फरवरी की बात हो रही है, ठीक है, इसी साल।
तो 2024 में नए महाधिवक्ता बने हमारे छत्तीसगढ़ में, नाम क्या है? तो प्रफुल्ल एन भरत। क्या नाम है? प्रफुल्ल एन भरत। ये 9वें क्रम के महाधिवक्ता बने हैं। और जो महाधिवक्ता होते हैं वो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165 के तहत में। कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल के द्वारा। कौन? राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। आपको याद रखना, ये संविधान हमारा हो गया। और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो प्रफुल्ल एन भरत। फिर देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 भी हुआ था। इसमें जो देखिए 2023 में हुआ था, मतलब देखा, सर्वे किया गया 2023 में, उसके बाद देखा गया, ठीक है, सर्वे हुआ 2023 का, फिर रिपोर्ट जो है वो 2024 में आई। ठीक है, आपको याद रखना है कि थीम 2024 का स्वच्छता सर्वेक्षण का क्या है? तो बोलेंगे आप ट्रिपल आर, आर 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 क्या है? तो रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज दोबारा यूज करना, रिसाइकल उसे साइकिल करना। किसके? प्लास्टिक को। प्लास्टिक का हमें क्या करना चाहिए? तो रिड्यूस करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस मतलब उसमें कमी लानी चाहिए। ठीक है, रीयूज उसे दोबारा यूज करना चाहिए, रिसाइकल उसे हमें रिसाइकल करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपल आर 2024 स्वच्छता सर्वेक्षण का जो यहाँ पे थीम है वो आपको याद रखना है, ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के 5 स्टार वाले शहर जिनको 5 स्टार रेटिंग मिले हैं, कौन कौन से? तो बोलेंगे रायपुर और पाटन। ठीक है, कौन कौन से? तो बोलेंगे रायपुर और पाटन को यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग मिली है हमारे, जो कि छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले क्षेत्र है। ठीक है, 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले क्षेत्र में इसको मिला हुआ है। तो आपको उतना कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि रायपुर और पाटन को 5 स्टार की रेटिंग मिली है स्वच्छता सर्वेक्षण में। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा स्वच्छता सर्वेक्षण में जिसने प्रदर्शन किया है उसका नाम है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है सफाई के क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ 3rd रैंक है जो कि सफाई के क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर और सूरत, ये दोनों टॉप पोजीशन में थे। ठीक है, फर्स्ट में कौन कौन? तो बोलेंगे इंदौर जो हमेशा टॉप करता है वो, और गुजरात का सूरत। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे ज्यादा साफ सफाई वाला शहर इंदौर और सूरत। ठीक है, और देखिए इनमें से फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे, और फर्स्ट में देखिए फर्स्ट में ही दोनों आएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये 3rd है नवी मुंबई। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों को याद रखना है। फिर देखिए आरंग। आरंग का नया नाम हो गया है। आरंग का नया नाम क्या हो गया है? तो बोलेंगे मोरध्वज नगर। ठीक है, क्या आरंग सिटी का नया नाम हो गया है मोरध्वज सिटी या मोरध्वज नगर? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीआरडीओ की मदद से बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगा अब। ठीक है, डीआरडीओ और हमारे अब डीआरडीओ की मदद से हमारे छत्तीसगढ़ में अब बुलेट प्रूफ जैकेट बनने वाला है। बुलेट प्रूफ तो बोलेंगे हाँ, जो कि बुलेट उधर से बुलेट आ रही है, अगर कोई गोली मार रहा है तो बिल्कुल आप अंदर तक नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं पहुंचेगा, बुलेट प्रूफ। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ पे बनेगा? तो हमारे बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। कहां पे खुलेगा? तो वो रायपुर में खुलेगा। कहां पे? रायपुर में। छत्तीसगढ़ में पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहां पे? रायपुर में खुलने वाला है। सारी चीजों को देखिए आपको नोट्स मिल जाएगा। आप इसे कितनी बार पढ़ेंगे? तो आप इसे कम से कम 5 से 10 बार आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तभी आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप इसे नॉर्मली, जैसे आप कोई सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने का एक ही रूल होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप इस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और साथ में आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, साथ में आप छत्तीसगढ़ का भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में आपको करना क्या है? तो बस हम ये सोच रहे हैं ना कि जनवरी और फरवरी का एक दिन में हमें कवर करना है। ठीक है, तो आप 2 से 4 पेज जैसे आप हिस्ट्री पढ़ पढ़ के बोर हो गए तो आप करंट अफेयर का निकाले और करंट अफेयर का 4 पेज आप पढ़ डालें। ठीक है, 4 पेज होता ही कितना है, आप आसानी से पढ़ लेंगे 4 पेज। फिर ठीक है, फिर आप रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप इससे बोर हो जाइए फिर आप 4 पेज वहाँ पे पढ़ डालिए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको पूरे साल का करंट अफेयर ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो जाएगा।
तो करंट अफेयर हम ऐसे ही पढ़ा करते थे, आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए करंट अफेयर, आपको बोझ कभी नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए एनसीआर की तर्ज पे अब एससीआर बनेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जगह जैसे जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वैसे यहाँ पे स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र बनने वाला है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये कहाँ पे बनेगा, तो नवा रायपुर, अटल नगर, दुर्ग और भिलाई, ये तीनों को वहाँ पे जोड़ने वाले हैं। यहाँ पे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटी ये लोग जनरेट करने वाले हैं। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि देखिए रायपुर है, रायपुर से ही लगा हुआ है भिलाई और दुर्ग, तो यहीं पे बनने वाला है क्या, एससीआर, क्या एससीआर। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राज्य, अब जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले एक बार में आप इसको याद करने की कोशिश मत करिए, जब आप 2 से 3 बार इसी चीज को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखिए रायपुर के बूढ़ापारा, क्या रायपुर के बूढ़ापारा, या जिसे हम बोलते हैं बूढ़ा तालाब, क्या बोलते हैं हम, बूढ़ा तालाब। रायपुर के बूढ़ा तालाब में स्थित जो डे भवन है, क्या है, डे भवन, डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति भवन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, ठीक है, की गई है। देखिए अगर आप बोलेंगे बूढ़ा तालाब, अगर आप बूढ़ा तालाब गए होंगे तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि वहां पे स्वामी विवेकानंद आए हुए थे, उनकी मूर्ति, बहुत बड़ी सी उनकी मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, जहां पे वो कुछ साल रहे थे। कौन, तो बोलेंगे जो स्वामी विवेकानंद है वो हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे, रायपुर के बूढ़ा तालाब के आसपास वहां पे वो रहे थे डे भवन में। अब उसको क्या बनाया जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद स्मृति भवन बनाया जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। जो डे भवन था उसको हम स्वामी विवेकानंद स्मृति भवन के रूप से अब हम जानेंगे। उसके बाद देखिए मां रुखमणी गुड़ उद्योग, मां रुखमणी गुड़ उद्योग कहाँ पे है, तो ये कबीर धाम में स्थित है, बस आपको इतना ही याद रखना है। देखिए जहां पे गन्ना होगा वहीं पे गुड़ बनेगा, वहीं पे शक्कर बनेगा। तो गन्ना सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे होता है, कवर्धा में होता है। तो मां रुखमणी गुड़ उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो कबीर धाम या कवर्धा में स्थापित किया गया है। फिर देखिए हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ आए थे, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ आए थे। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गए थे, कहाँ पे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गए थे। इंदिरा गांधी, यहाँ पे IGAU हो जाए, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये गए थे। वहाँ पे क्या, तो देखिए जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय वाले हैं वहाँ पे ये लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे धान की नई जो किस्म है उसका नाम है संजीवनी विकसित किए हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ में वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गए थे। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है वो कितने टैलेंटेड हैं कि उन्होंने धान की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम है संजीवनी। जो संजीवनी है ये क्या काम करता है, तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप संजीवनी धान चावल को खाएंगे तो ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और साथ में कैंसर को भी रोकने में ये मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो संजीवनी ये किसने बनाया है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है उन्होंने बनवाया है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कौन गए थे, तो जगदीप धनखड़ जब छत्तीसगढ़ आए थे तब वो गए थे। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 2024, ठीक है, जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो इस बार गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो बोलेंगे कर्तव्य पथ, ठीक है। पहले राजपथ नाम हुआ करता था, अब ये कर्तव्य पथ उसका नाम हो गया है। कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी का जो देखिए उस टाइम पे वहाँ पे झांकी निकाली जाती है, जो भी जिस भी राज्य की जो विशेषता रहती है उसी विशेषता को वहाँ पे दिखाया जाता है झांकी में। अगर आप बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी झांकी निकाली जाती है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों के हिसाब से या फिर अलग अलग, मतलब अगर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है तो टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी को कृषि को बताना है तो कृषि को, किसी को एजुकेशन के बारे में जागरूकता फैलानी है तो जागरूकता के मतलब एजुकेशन के बारे में, तो ऐसे अलग अलग वहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती है, लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे समाज में क्या चीज़ें चल रही है।
तो वैसे जो गणतंत्र दिवस हुआ था अभी लास्ट टाइम आप 2024 की बात करेंगे 26 जनवरी में, तो उस टाइम पे जो छत्तीसगढ़ की झांकी का विषय था वो था मुरिया दरबार, आदिम जन संसद। ठीक है, आदिम जन संसद जिसे हम बोलते हैं मुरिया दरबार, इसको दिखाया गया था, इसको दर्शाया गया था छत्तीसगढ़ की झांकी में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की झांकी में किसको, तो आदिम जन संसद के अंतर्गत जो मुरिया दरबार है उसको दर्शाया गया था। ठीक है, और मुरिया दरबार के राजा कौन, तो बोलेंगे लिमाऊ राजा। कौन, लिमाऊ राजा। मुरिया दरबार कब होता है, तो बोलेंगे जब बस्तर में दशहरा मनाया जाता है उसी टाइम पे। ठीक है, बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा का जब समाप्ति होता है तो मुरिया दरबार से ही बस्तर दशहरे का समाप्ति होता है। ठीक है, बस्तर दशहरे का जो अंतिम या फिर समाप्ति का टाइम होता है वो मुरिया दरबार के साथ में बस्तर दशहरा का समापन हो जाता है। आदिम जनसंसद जिसे हम बोलते हैं वो है मुरिया दरबार। ठीक है, लिमाऊ राजा उसके राजा होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर देखिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2 लोगों को मिला है। ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस पदक 2 लोगों को मिला है। किसको किसको मिला है, तो कन्हैया लाल ध्रुव को मिला है और अमित कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। कब, तो बोलेंगे गणतंत्र दिवस के टाइम पे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है कन्हैया लाल ध्रुव को और अमित कुमार को। और इन्हें छत्तीसगढ़ का खुफिया चीफ बनाया गया है। क्या, इनको छत्तीसगढ़ का खुफिया चीफ भी बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। किसको, तो अमित कुमार को छत्तीसगढ़ का खुफिया चीफ बनाया गया है और अमित कुमार कन्हैया लाल ध्रुव को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है सीता नदी अभ्यारण्य। क्या, सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य में बार्किंग डियर देखा गया। डियर मतलब बोलेंगे हिरण और बार्किंग मतलब भौंकने वाला हिरण देखा गया है। कहाँ पे, सीता नदी, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बोलेंगे धमतरी में है सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य में बार्किंग डियर देखा गया है। फिर देखिए चिरौंजी, चिरौंजी जो है अभी क्या है, तो ये जो चिरौंजी है ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम, ये जो फसल है ये बहुत कम हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ की एक ऐसी फसल जिसे रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया है कि ये इसकी जो प्रजाति है वो खत्म होने वाली है। ये जो फसल है ये बहुत कम हो रही है, ये खत्म होने की कगार पे आ गई है, इसलिए इसे रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी फसल है जिसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है, तो चिरौंजी को शामिल किया गया है। फिर देखिए अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कब, तो बोलेंगे कब हुआ था, तो 22 जनवरी को। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कब, तो बोलेंगे 22 जनवरी को हुआ था 2024 को। ठीक है, 2024 को। ठीक है, तो जब श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसी टाइम पे तुरतुरिया धाम, कहाँ पे, तुरतुरिया, जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम में क्या होता है, तो बोलेंगे लव कुश का जन्म होता है वाल्मीकि आश्रम में। तो जो तुरतुरिया है कहाँ पे, बोलेंगे बलौदा बाजार में। कहाँ पे है ये, बलौदा बाजार में है, बलौदा बाजार में है तुरतुरिया धाम। तुरतुरिया धाम में श्री राम ज्योति प्रज्वलित किया गया था। ठीक है, तो जब श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था कहाँ पे, अयोध्या में, उसी टाइम पे तुरतुरिया धाम में श्री राम ज्योति प्रज्वलित किया जा रहा था। 10,000 दीप जलाए गए थे। कहाँ पे, तुरतुरिया धाम में। तुरतुरिया धाम कहाँ पे है, बलौदा बाजार में है तुरतुरिया धाम, जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम भी है। वाल्मीकि आश्रम में क्या होता है, तो लव और कुश का जन्म होता है। आगे फिर देखिए बादल, बादल हमारे एक दोस्त का भी नाम है। और बादल, बादल का मतलब क्या होता है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, बादल का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। ये एक संस्था है जहां पे क्या सिखाया जाएगा, तो थिएटर, कथक, योग और भरतनाट्यम का डिप्लोमा मिलने वाला है। यहाँ पे सिखाया जाएगा और यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गई है। कहाँ पे, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। इसका फुल फॉर्म डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। इसके अलावा किसमें डिप्लोमा शुरू किया गया, तो आपको ये भी याद रखना है कि बादल। ठीक है, किसमें, बादल, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। इसमें थिएटर, कथक, योग वगैरह सिखाया जाता है। ये संबंध किसके अंडर में, मान लीजिए अगर किसी को डिप्लोमा देना है, अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज भी संबंध रहता है। तो ये भी किससे संबंधित है, तो ये इंदिरा गांधी, किससे, तो बोलेंगे इंदिरा गांधी
संगीत कला विश्वविद्यालय से संबंधित है। किससे? तो इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय से ये क्या है? तो संबंधित है। ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बोलेंगे राजनांदगांव पे है। कहाँ पे? राजनांदगांव में है। उसी से, उसी के अंडर में या फिर उसी से संबंधित है बादल बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद देखिए महाराजा सर्वेश्वर दास स्मृति, ये क्या है? तो बोलेंगे राजा सर्वेश्वर दास स्मृति। इसमें हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुआ था। ये कहाँ पे? तो राजनांदगांव में हुआ है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि राजा सर्वेश्वर दास स्मृति पे कौन से खेल का आयोजन होता है? तो हॉकी का। किसका? हॉकी का यहाँ पे प्रतियोगिता होता है, हॉकी खेल का आयोजन होता है। राजा सर्वेश्वर दास किससे संबंधित है? तो बोलेंगे हॉकी, हॉकी खेल से संबंधित है, राजनांदगांव में खेला गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजा सर्वेश्वर दास आप बोलेंगे हॉकी, हॉकी से रिलेटेड ये है। फिर देखिए राज्य का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह, राज्य का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह कहाँ पे है? तो हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा। ठीक है, तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह किसे अभी चुना गया है या फिर किसे बोला गया है? तो हसदेव ताप विद्युत संयंत्र को राज्य का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु छत्तीसगढ़ को द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसमें गैर कोयला मुख्य खनिज, मतलब कोयला नहीं है, कोयले की बात नहीं, कोयला को साइड कर दिए, गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से? सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु। फिर देखिए नया सवेरा मतलब अब आप उठ जाओ। बोलोगे उठो कैसे? अरे कल तो मैं पी लिया था, अब पी लिया था। ठीक है, तो नशे को खत्म करके अब आप नशे से उठ जाओ। नया सवेरा अभियान, क्या नशे को खत्म करने के लिए नया सवेरा अभियान की शुरुआत की गई है। गरियाबंद पुलिस के द्वारा नया सवेरा अभियान की शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो गरियाबंद पुलिस के द्वारा नशे को खत्म करने के लिए नया सवेरा अभियान की शुरुआत की गई है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति। आप बोलेंगे 5 विशेष पिछड़ी जनजाति हमें पता है। अब बताइए, आंख बंद करिए, बताइए कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जो कि केंद्र सरकार ने घोषित किया है। आपको याद आना चाहिए, बहुत बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? तो बोलेंगे ए, बी, अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरबा। ए बी स्क्वायर के स्क्वायर। ए मतलब हो जाएगा अबूझ माड़िया, बी मतलब हो जाएगा बैगा, और ये जो स्क्वायर में है बिरहोर हो जाएगा के, कमार और कोरबा। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। और अगर हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसे घोषित किया ये पूछ लेगा तो वो भी आपको याद होगा, पंडो और भुंजिया। क्या? पंडो और भुंजिया। तो जो केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित किया है, इनको प्रधानमंत्री जन मन योजना का लाभ मिलने वाला है। किसको किसको मिलेगा? अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरबा को। फिर देखिए श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना। ठीक है, अयोध्या धाम मतलब अयोध्या आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में जो रेल है, ठीक है, रेल में कौन बोलेंगे? IRCT और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में समझौता हुआ है, MOU हुआ है। हुआ क्या है? तो इसमें बोला गया है कि ठीक है, अब जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो अयोध्या जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं श्री राम भगवान के। उसके लिए क्या हुआ है? तो यहाँ पे आस्था ट्रेन संचालित की गई। कौन सी? आस्था ट्रेन। आस्था ट्रेन से आप जा सकते हैं। अगर आपकी एज 18+ है तो आप कहाँ जा सकते हैं? श्री राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं अयोध्या में। टारगेट रखा गया है कि प्रति साल लगभग 20,000 लोगों को यहाँ पे श्री राम लला के दर्शन कराएंगे। ठीक है, ट्रेन का नाम आपको याद रखना है, आस्था ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि राम भगवान का जो वहाँ पे अयोध्या धाम में, मतलब अयोध्या में जो राम भगवान का वो मंदिर बना है उसका अनावरण कब किया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो अगर हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को जाना है अयोध्या तो 18+ होना चाहिए एज। ठीक है, और साथ में आधार कार्ड वगैरह भी आपको वहाँ पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। साल भर में 20,000 लोग को वहाँ पे जाने की परमिशन दी गई है अगर आप आस्था ट्रेन से जाते हैं तो।
ठीक है, IRCTC और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में यहाँ पे समझौता हुआ है, MOU है। फिर देखिए अब हम आ गए हैं फरवरी माह में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उस पे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो पूनम तिवारी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। पूनम तिवारी कहाँ की है? तो राजनांदगांव की है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बोलेंगे पूनम तिवारी को मिला है, राजनांदगांव की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो बोलेंगे समप्रिया पूजा निषाद जी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप याद कैसे करेंगे। अगर संगीत नाटक की बात की जाएगी तो देखिए ये आपकी कोई प्रेमिका है, ठीक है, नाम क्या है? पूनम। ठीक है, पूनम, या फिर एक जो विवाह मूवी है उसमें भी जो एक रहती है तो शायद उनका नाम पूनम है ना। तो यहाँ पे नाटक कौन करती है? तो देखिए नाटक कौन कर रही है? पूनम नाटक करती है। नाटक कौन करती है? पूनम नाटक करती है। ठीक है, तो पूनम नाटक करती है, ऐसे आप याद करेंगे। फिर देखिए इसको अगर आपको याद रखना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार को याद रखना है तो बोलेंगे युवा। ठीक है, यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है, तो बोलेंगे युवा। युवा है तो देखिए या तो वो प्रिय, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे प्रिय रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है, या तो वो प्रिय रहेंगे या तो वो पूजा, या तो युवाओं की अगर या तो वो प्रिय उनकी रहेगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि उनकी युवा है तो उनकी कोई ना कोई प्रिय रहेगी। प्रिय है ना, मतलब समझ रहे हैं। और साथ में या तो अगर मान लीजिए वो उस साइड में नहीं गए तो वो धार्मिक क्षेत्र में चले जाएंगे। ठीक है, तो या तो वो पूजा पाठ ज्यादा करेंगे या तो फिर उनकी प्रेमिका प्रिय रहेगी, प्रिय। ठीक है, तो युवा, युवा से प्रिय या फिर पूजा, दो में से एक चीज रहेगा। तो संप्रिया पूजा निषाद आपको याद रखना है। ये जो संप्रिया पूजा निषाद है वो पंडवानी गायिका है। क्या है? वो पंडवानी गायिका है, ये आपको याद रखना है। संप्रिया पूजा निषाद पंडवानी गायिका है। देखिए करंट अफेयर आपको ऐसे ही पढ़ना है। आप जब इसे 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा 2 महीने का हमने यहाँ पे करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा या फिर अभी जैसे लेटेस्ट में कोई एग्जाम हुआ होगा, अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इससे डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत अब आपको नहीं है, इससे ज़्यादा डिटेल में अब आपको नहीं जाना है। क्या करना है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है तो आप MCQ उठाइए करंट अफेयर के और उनको सॉल्व करिए बस। देखिए छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 722। ठीक है, 2022-23 कब 2022-23 में गणना की गई थी तेंदुओं की, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 722 तेंदुए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो MP में है। कहाँ पे? MP में 3000। ठीक है, 3900। तो तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या MP में है और हमारे छत्तीसगढ़ में 722 है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सारी जानकारी अगर आपको मान लीजिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या कौन सा बिल लाया गया, कौन सा बिल पास हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई है, वो सारी चीज़ें अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो ई विधान ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जितनी भी जानकारी है उसे अगर आपको प्राप्त करना है तो ई विधान ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बी या फिर मधुमक्खी पालन योजना, ठीक है, मिशन बी जो या फिर मधुमक्खी पालन योजना है, इसका पर्पस क्या है? तो हाथी मानव द्वंद्व को रोकना या नियंत्रित करना। हाथी और मानव के बीच में द्वंद्व ना होने पाए, इसके लिए मधुमक्खी पालन योजना लाई गई है। बीच में मतलब जहाँ पे एक गांव रहेगा, गांव यहाँ बस्ती हो जाएगी और उसके बगल में थोड़ा सा दूर में वहाँ पे मधुमक्खी पाला जाएगा। ठीक है, तो हाथी वहाँ से एंट्री नहीं कर पाएंगे गाँव वाले क्षेत्र पे। ठीक है, तो मिशन बी मधुमक्खी पालन योजना हाथी और मानव के द्वंद्व को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मिशन बी योजना लाई गई है। उसके बाद देखिए मनु यादव और अभिषेक निषाद का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे मनु यादव अभिषेक निषाद का संबंध कुश्ती से है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभिषेक निषाद कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको याद रखना है कुश्ती से जुड़े हुए हैं। मनु यादव किससे जुड़े हुए हैं? तो आपको याद रखना है कुश्ती से जुड़े हुए हैं। मनु भाकर किससे जुड़ी हुई है? तो आप बोलेंगे तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। ठीक है, मनु भाकर जिन्होंने ओलंपिक में क्या लाया था? तो बोलेंगे ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद देखिए महतारी वंदन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट महतारी वंदन योजना, विवाहित महिलाओं को जिनका एज 21+ हो चुका है, कैसे? तो बोलेंगे जनवरी
2024 के पहले, जनवरी 2024 के पहले जिनका एज 21 मतलब 21 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनको प्रति माह 1,000 रुपये मिलेगा। साल की बात की जाए तो देखिए 12 महीने होते हैं, हर महीना 1,000 रुपये मिला, कितना मतलब 12,000 रुपये वार्षिक रूप से मिलेगा। महतारी वंदन योजना लाने का उद्देश्य क्या है? तो पोषण, जो महिलाएं हैं उनके पोषण में सुधार करना और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना। ठीक है, तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना और पोषण में सुधार करना महतारी वंदन योजना का उद्देश्य है, पर्पस है। ये आवेदन की अवधि के लिए जो टाइम रखा गया था वो है 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में यहाँ पे आवेदन किया जा सकता था महतारी वंदन योजना में, 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। फिर देखिए नियत नीलानार, क्या नियत नीलानार, नियत नीलानार का मतलब क्या? आपका अच्छा गांव। अभी लेटेस्ट में कोई एग्जाम हुआ था, उसे पूछ लिया गया था कि नियत नीलानार का मतलब क्या है? आपका अच्छा गांव योजना। ठीक है, आपका अच्छा गांव है नियत नीलानार, आपका अच्छा गांव योजना। कब शुरुआत की जाती है? 15 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की जाती है। पर्पस क्या है? देखिए नक्सली प्रभावित क्षेत्र, मान लीजिए ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल रहेंगे और यहाँ पे कोई गांव रहेगा, यहाँ पे एक गांव हो गया, यहाँ पे गांव हो गया। ठीक है, अब ये जो गांव है, अब ये सीधी सी बात है, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे नक्सलियों का आतंक तो रहेगा ही रहेगा। तो जो सुविधाएं हैं, चाहे रोड की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे लाइट की हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे जो राशन वगैरह मिल रहा है उसकी जो सुविधा है, वो प्रॉपर जो लोग हैं उन लोग को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कौन रख रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसके लिए नियत नीलानार योजना चालू की गई कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे पूरा का पूरा गढ़ है नक्सलियों का, हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, कैंप खोल देंगे। तो ऐसे कैंप जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे अब कैंप खोले जाएंगे, और कैंप खोलेंगे तो जो एक कैंप खुलेगा वो 5 किलोमीटर अपने चारों साइड का जो एरिया है, यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर, अपने चारों साइड 5 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र पे वो क्या करेगा, तो वहाँ पे निगरानी रखेंगे। और जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जिस भी क्षेत्र के, सारा चीज़ वहाँ पे मैनेज करेगा। लोगों को जो एक भय है किसका, तो पुलिस का और नक्सलियों का, उसको ये कम करने की कोशिश करेगा नियत नीलानार योजना। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ बनने वाला है? सूरजपुर में बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य की पहली साइंस सिटी कहाँ पे बनेगा? तो ये भी रायपुर में बनेगा। कहाँ पे? रायपुर में बनेगा। पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे? रायपुर में। पहला साइंस सिटी तो बोलेंगे रायपुर में। पहला एस्ट्रो पार्क सूरजपुर में। राज्य का पहला निर्यात केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? पहला राज्य का निर्यात केंद्र कहाँ पे? तो कोंडा गांव में बनाया जाएगा। कोंडा गांव किसके लिए फेमस है? तो हस्तशिल्प के लिए फेमस है कोंडा गांव हमारा। और कोंडा गांव राज्य का पहला निर्यात केंद्र बनाया जाएगा। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024। ठीक है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसको मिला है? तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। क्या? छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, CBDA। ठीक है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको मिला हुआ है क्या? तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ठीक है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? तो रायपुर में स्थित है। और इसे क्या मिला है? तो इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जैन मुनि कौन? तो बोलेंगे आचार्य विद्यासागर महाराज जी, जिन्होंने संलेखना विधि, संलेखना मतलब अब हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, वैसे ही आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहाँ पे? तो डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर। ठीक है, कहाँ पे? जो डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़ की चंद्रगिरी तीर्थ है, वहाँ पे अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। कैसी? संलेखना विधि। जो जैन धर्म है, जैन धर्म में संलेखना और संथारा विधि प्रचलित रहती है। संलेखना विधि जिसमें खाते पीते नहीं है। कौन? दिगंबर लोग, जो कपड़े नहीं पहनते, और वो लोग जब
अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। वैसे संलेखना विधि को कानूनन रूप से यहाँ पे क्या तो उसे मान्यता नहीं मिली है कि अगर आप जैन धर्म में आ रहे हैं तो ठीक है, आप जाके अपना शरीर का त्याग कर दे रहे हैं, नहीं खाएंगे पिएंगे, ऐसा कोई मान्यता नहीं मिला है। ठीक है, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज संलेखना विधि से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करते हैं, ये आपको याद रखना है, विद्यासागर महाराज जी। फिर देखिए अरुण कुमार शर्मा, कौन? अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये पुरातत्व विभाग है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या है ये? तो आर्कियोलॉजिस्ट है ये। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट है ये। जो अरुण शर्मा जी है वो आर्कियोलॉजिस्ट है। इनका किस किस क्षेत्र में यहाँ पे योगदान है? तो अयोध्या में जो प्रमाण मिला है, जो सबूत मिले थे कि जो अयोध्या क्षेत्र वहाँ पे राम भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे राम मंदिर पहले बना हुआ था, बाद में फिर इसे तोड़वाया गया था बाबर के द्वारा। वो सारे जो साक्ष्य है, जो पुख्ता सबूत है, वो किसने दिए थे? अरुण कुमार शर्मा जी ने दिया था। तो अयोध्या में जो प्रमाण मिला है अरुण कुमार शर्मा जी, और इसके अलावा सिरपुर और रांची में जो उत्खनन के काम हुआ है वो भी अरुण कुमार शर्मा जी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अरुण कुमार शर्मा जी को एक्चुअल में इनको क्या हुआ था 2017 में। कब? 2017 में इनको पद्मश्री मिला हुआ था। ठीक है, 2017 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पुरातत्व विभाग थे। ठीक है, सॉरी, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे। ये पुरातत्वविद थे। मतलब पुरातत्वविद, विद मतलब होता है जानकार। ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं उनके जानकार थे। कौन? अरुण कुमार शर्मा जी। फिर देखिए हेमंत वैष्णव, इनका भी निधन हो गया है हाल ही में। ये रंगकर्मी थे। क्या थे? ये रंगकर्मी थे। न्योता भोजन योजना, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रायपुर से होती है। ये जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं उनको अच्छे से पोषण युक्त खाना मिले, उसके लिए न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई है। कब? 17 फरवरी 2024। हाँ, वही जो 14 फरवरी जो आप लोग का दिन रहता है। अब आप तो बड़े हो गए हैं, तो आप 14 फरवरी को आप अपना दिन मनाएंगे। जो बच्चे हैं वो 17 फरवरी। ठीक है, तो 17 फरवरी 2024 से न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई है। 14 फरवरी आपका दिन वैलेंटाइन डे। चलिए उसके बाद पीएम श्री योजना, पीएम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, एस का मतलब हो जाएगा, ये जो एस है, एस का मतलब हो जाएगा स्कूल, और फिर उसके बाद एस, एच और आर का मतलब हो जाएगा राइजिंग, और आई का मतलब हो जाएगा इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री का फुल फॉर्म होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जो पीएम श्री है, इस श्री का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आखिर ये खोला क्यों गया? देखिए, देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना में शामिल किया गया। उनको 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया। आखिर इसका पर्पस क्या है? जो स्कूल है उनको अपग्रेड करना। ठीक है, मतलब वहाँ पे जैसे डिजिटल पैनल होता है उसमें हम लोग लिखते हैं, तो डिजिटल बोर्ड वगैरह फैसिलिटी होगी। तो जो स्कूल में लैब हो गया तो लैब खुलवाना, मतलब ऐसे जो पहले पुराने टाइम में स्कूल हुआ करते थे केवल और केवल एक ठो ब्लैक बोर्ड हो गया, उस वैसे उसमें पढ़ा रहे हैं। तो जो स्कूल है उसको अपग्रेड करने के लिए 14,500 सरकारी स्कूलों में पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। हमारे छत्तीसगढ़ के कितने स्कूल शामिल है पीएम श्री योजना में? तो आपको याद रखना है 211 स्कूलों का चयन किया गया है पीएम श्री योजना में हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूलों को। फिर देखिए पीएम सूर्य घर। क्या? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आप बोलेंगे सूर्य घर मतलब आपको समझ में आ रहा है सोलर पैनल की बात हो रही है। तो यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। कब? 15 फरवरी। हाँ, वही 14 फरवरी। उसके बाद अब आपके जीवन में क्या हो जाएगा? तो अंधेरा आ जाएगा। अंधेरा आएगा तो यहाँ पे आप लाइट जलाएंगे। तो बोलेंगे लाइट कैसे जलाएंगे? तो सूर्य घर, ठीक है, सोलर पैनल से लाइट जलाएंगे 15 फरवरी को। उद्देश्य है देश के 1 करोड़ घरों के छतों पर, क्या? देश के 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल या सौर पैनल स्थापित करना इसका पर्पस है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी, पहला। और जो सोलर पैनल वाला है तो आपको याद रखना है कि एक जो इनका पर्पस है या वो उद्देश्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना, लगाना।
अभी हाल ही में कल की ही न्यूज है जिसमें जो विकसित कंट्री है उन्होंने टोटल 300 बिलियन डॉलर, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, बिलियन डॉलर, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी विकासशील देश है, उनको 300 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा। जैसे विकासशील देशों में कौन आएगा? इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आ गया, ये सब विकासशील देश हैं। विकसित देश, जो विकसित देश हैं जिनके यहाँ पहले से ही मतलब इंडस्ट्री वहाँ पे पहले इस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है, अब वो लोग वहाँ पे पहले इंडस्ट्री स्थापित हो चुकी है उनके, और उन्होंने जितना भी पॉल्यूशन फैलाना, जितना भी गंदगी करनी थी, सब चीज़ कर चुके हैं। उन्होंने पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा चुके हैं। तो जो अब जब जो विकासशील देश है, सीधी सी बात है, यहाँ भी तो इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे कि ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, है ना, ये लोग ठीक है अपना फैक्ट्री वगैरह खोले, लेकिन ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, इसके लिए अभी COP29 का आयोजन किया गया था। तो उसमें 300 बिलियन डॉलर जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको देने का बात आया, लेकिन इंडिया वालों ने बोला कि नहीं बाबू नहीं, हम नहीं लेंगे तुमसे 300 बिलियन डॉलर, तुमको ट्रिलियन में देना चाहिए, तुम 300 बिलियन डॉलर दे रहे हो, ठीक है। पहले 2009 में इसमें 100 बिलियन डॉलर की बात हो गई थी। अब देखिए 2000 अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, इन लोग क्या बोल रहे हो, केवल और केवल 300 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। इंडिया वालों ने बोला कि अपना रखे रहो, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। फिर देखिए धान खरीदी सरकार ने वादा किया था, क्या वादा किया था, पूरा था मैं 3100 में धान लेने वाली हूँ, ठीक है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल में। तो जो धान खरीदी होती है वो 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धान खरीदी हुआ था। याद रखना है 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024। कुल धान खरीदी कितनी हुई है? तो 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। टारगेट रखा गया था 130 लाख मीट्रिक टन का। कितना? 130 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया था कि हम इतना धान खरीदेंगे, लेकिन 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रति एकड़ कितना धान किसी से खरीदा जा सकता है? तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा सकता है, आपको याद रखना है। पंजीकृत किसानों की संख्या कुल कितनी थी? तो 26.85 लाख किसान पंजीकृत थे, जो कि यहाँ पे बेच सकते थे अपने धान को। धान मंडियों की संख्या कुल कितनी थी? तो 2739 धान मंडियों की संख्या थी, ठीक है। ये जो यहाँ पे डेटा लिखे हैं, ये डेटा आपको एक बार में बिल्कुल याद नहीं होंगे, हम आपको एक बार में बोल भी नहीं रहे, आप याद करिए, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। जब आप ऐसे ही HT आप नोट्स बना लेना, और इसको अगर आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो कैसे याद नहीं होता, फिर आप ही बताना हमें, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, सब चीज याद होगा। फिर देखिए सर्वाधिक धान खरीदी कौन से जिले में हुआ है? तो महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा धान खरीदा गया है। अगर आपसे वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन सबसे कम अगर कोई पूछ ले, ठीक है, सबसे कम अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना कि दंतेवाड़ा में सबसे कम धान खरीदी हुआ है, ठीक है। सबसे कम धान खरीदी दंतेवाड़ा में हुआ है, सबसे ज्यादा धान खरीदी महासमुंद जिला में हुआ है। फिर देखिए IIT अभी ओपन किया गया है, कहाँ पे? तो IIT भिलाई में ओपन किया गया है। IIT कहाँ पे? तो भिलाई को सौगात मिली है IIT की। 20 फरवरी 2024 में भिलाई में IIT ओपन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, क्या? तो बोलेंगे देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी, ठीक है। इसमें कौन? तो बोलेंगे सबसे बड़ा सोलर की बात हो रही है, ठीक है, सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कहाँ पे? राजनांदगांव में। कितना? तो 100 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पे हो सकता है, स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहाँ पे? देश का, तो बोलेंगे राजनांदगांव और राजनांदगांव। चलिए थोड़ा सा बस और बचा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ड्रोन का उपयोग किया जाने लग गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए अगर मान लीजिए ड्रोन से अब हम यहाँ पे हैं और हमें कहाँ भेजना है, कोई मान लीजिए ब्लड है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ जाएंगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ठीक है। अब ब्लड सामने वाले को बहुत ज़रूरत है, एकदम तुरंत ज़रूरत है, क्या? ड्रोन में लगाए और तुरंत जाके पहुँचा दे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया। ये केवल क्या गया? तो प्रैक्टिकल किया गया था एक बार कि हाँ ये हो सकता है। तो कहाँ पे हुआ था तो आपको याद है देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। कहाँ पे? देवेंद्र कुमारी सिंहदेव अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। देवेंद्र कुमारी सिंहदेव या फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज जो कि सरगुजा में है, वहाँ पे ड्रोन का उपयोग किया गया था।
ड्रोन से क्या यहाँ पे तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे भेजी गई थी, जैसे रक्त वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन भेज सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी को एकदम अर्जेंट में ये मेडिसिन चाहिए, ठीक है, तो आप इसे भेज सकते हैं। देखिए अगर यही चीज़ पहले रहता तो क्या होता, तो बोलते अगर यही चीज़ पहले रहता तो, एक मिनट, अगर यही चीज़ पहले होता तो कोविड टाइम पे, कब तो कोविड टाइम पे, कोविड टाइम पे हम मेडिसिन दे सकते थे। अगर देखते कि अच्छा यहाँ पे कोविड वाले, हम यहाँ पे किसी को ज़रूरत है तो इसे हम मेडिसिन दे सकते थे, ठीक है, तो ये पहले नहीं था। देखिए तो ड्रोन से हम मेडिसिन या फिर जो फैसिलिटी है हेल्थ के लिए उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है देवेंद्र कुमारी सिंहदेव अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से। फिर देखिए स्नेहा बंजारे, स्नेहा बंजारे का किससे संबंध है, तो बोलेंगे कराटे से, क्या जो कराटे खेलते हैं ना उसमें। फिर देखिए श्रमिकों, क्या श्रमिकों, यहाँ पे हो जाएगा श्रमिकों, श्रमिकों के लिए श्रम वैन की शुरुआत की गई है। किसकी, श्रमिकों के लिए श्रम वैन की शुरुआत की गई है, कौन से जिले में, तो जसपुर जिले में, ठीक है। तो श्रमिकों के लिए श्रम वैन की शुरुआत कहाँ पे की गई है, जसपुर जिले में की गई है। और आपको बता रहे हैं जसपुर, हाँ वही जहाँ पे हमारे, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कौन है, विष्णुदेव साय जी। कौन, विष्णुदेव साय जी। देखिए आपको एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, हम अभी आपको बताते हैं। विष्णुदेव साय जी, पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यतः जो काम कराते थे वो राजनांदगांव साइड कराते थे, ठीक है, बहुत सारे काम कराए हैं। फिर भूपेश बघेल जी की सरकार आती है, जो मुख्यतः काम करा रहे थे वो पाटन क्षेत्र में काम करा रहे थे, आप जाएंगे वहां पे देखेंगे आप बहुत अच्छे अच्छे काम कराए हैं उन्होंने। अब कौन आया है, तो बोलेंगे विष्णुदेव साय जी आए हैं। ये कहाँ पे काम कराएंगे, तो जसपुर क्षेत्र में ज़्यादा काम कराएंगे। मान लीजिए अगर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है और वहाँ पे जसपुर दिख रहा है और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप वहाँ पे जसपुर टिक कर सकते हैं, क्योंकि जसपुर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अभी। तो विष्णुदेव साय जी यहाँ पे क्या, तो बोलेंगे नोनी सुरक्षा रथ की शुरुआत की है। किसकी, नोनी सुरक्षा रथ की शुरुआत किए हैं जसपुर में। इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं और बच्चियों की रक्षा के लिए नोनी सुरक्षा रथ की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो नोनी सुरक्षा रथ बोलेंगे महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25, जो 24-25 है उसमें ज्ञान लिखा हुआ है। क्या, उसका जो मुख्य पर्पस है वो ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है, देखिए ज्ञान मतलब आप वैसे बोलेंगे ज्ञान मतलब होता है शिक्षा, ठीक है, लेकिन ये जो ज्ञान है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जी का मतलब हो जाएगा गरीब, वाई का मतलब हो जाएगा युवा, ए का मतलब हो जाएगा अन्नदाता, एन का मतलब हो जाएगा नारी। मतलब यही केंद्र में रहेंगे, इन्हीं के लिए, इन्हीं को केंद्र में रख के यहाँ पे जो बजट है उसको तैयार किया गया था। सरकारें हैं, सरकारें लंबा लंबा फेंकती हैं, आपको तैयार रहना है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हम गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, नारियों के लिए इन्होंने काम कुछ कुछ अच्छा किया है। जैसे कि सर जो किसान है उनको 3100 में यहाँ पे धान खरीद रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गरीबों के लिए तो हमें उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई थोड़ी सी बढ़ी रही है। युवाओं के लिए अभी इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं काम किया है। हाँ अभी जो पुलिस भर्ती है तो थोड़ा सा होम डिपार्टमेंट जो है ना, हमारा गृह विभाग है, वो थोड़ा सा एक्टिव जरूर हुआ है। बाकी दूसरे सेक्टर में भर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। तो युवाओं को चाहिए नौकरी, अभी हमारे पास मौका है, पुलिस विभाग में जो भी नौकरी है वहाँ पे जल्दी सिलेक्शन लेके हम बैठ सकते हैं, ठीक है। और ए से अन्नदाता हो जाएगा और एन से नारी, ठीक है, तो नारियों के लिए। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला। आप समोसा खा रहे हैं, समोसा में जम्स है या नहीं है, जो आप पानी पी रहे हैं उसमें क्या है, वो सही शॉट है कि नहीं है। उसकी छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे, तो रायपुर में। रायपुर में भी कहाँ पे, तो बोलेंगे रायपुर के कालीबाड़ी में। कालीबाड़ी जहाँ पे हमने, वहाँ पे हमने स्कूलिंग किया, ठीक है, हमारा स्कूल वहीं पे था कालीबाड़ी स्कूल में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे, तो रायपुर के कालीबाड़ी में स्टैब्लिश किया गया। फिर 17वीं लोकसभा में 100% उपस्थिति किसकी थी, कौन से सांसद की थी, तो ये है मोहन मंडावी जी, जो कि कांकेर से सांसद थे, ठीक है। और आपको याद रखना है अभी कौन सी है, तो बोलेंगे 18वीं लोकसभा है, ठीक है। 17वीं लोकसभा तो खत्म हो गई, ठीक है, तो 18वीं लोकसभा अब यहाँ पे आ चुकी है। तो 17वीं लोकसभा में 100% उपस्थित, मतलब जब भी बैठक हुई है मोहन मंडावी जी गए हैं। सोच सकते हैं कितने अच्छे नेता हैं ये, ठीक है। फिर देखिए बैटल नॉट एट यूवर, ये बुक किसने लिखी है, ये एक बुक का नाम है बैटल नॉट एट यूवर उवर। ये बुक किसने लिखी है, विश्वभूषण हरिचंदन जी ने लिखी है। ये क्या है, तो बोलेंगे राज्यपाल, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन जी कौन सी बुक लिखे हैं, तो बैटल नॉट एट यूवर उवर।
फिर उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ इतिहास में पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। मतलब पहले जो बजट पेश किया जाता था वो कैसे रहता था, तो वो पेपरलेस, मतलब सॉरी पेपर में रहता था, लिख लिख के लाते थे या टाइपिंग करके लाते थे। इस बार डिजिटल बजट था। कौन हमारे पेश करते हैं, तो बोलेंगे वित्त मंत्री जी। कौन, ओपी, ठीक है, ओम प्रकाश चौधरी जी द्वारा इसको पेश किया जाता है। जो बजट की थीम थी वो क्या थी, तो ग्रेट सीजी बजट की थीम थी। क्या, ग्रेट सीजी। जी का मतलब होता है गारंटी, है ना। उसके बाद आर का मतलब होता है रिफॉर्म, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ए का मतलब होता है अचीवमेंट, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, सी का मतलब होता है यहाँ पे कैपेक्स, और यहाँ पे ये जो जी है, जी का मतलब होता है यहाँ पे गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इनका मतलब भी आपको याद रख लेना है, हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो किसने प्रस्तुत किया है पहला डिजिटल बजट, ये आपको याद रखना है, ओपी चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया है। ये आज का हमारा लास्ट स्लाइड है। बजट 2024-25 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु राशि। ठीक है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। अब बोलेंगे ये क्या है, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा, ये क्या है। जो 2 रुपए किलो चावल पहले मिलता था, या फिर जो अभी फ्री में चावल मिल रहा है, जो फ्री में हमें अनाज मिलता है, जो हम कार्ड, राशन कार्ड से खरीदते हैं, लाते हैं, उसके लिए। तो अब बताइए, सरकार भी तो कहीं से खरीदेगी। सरकार के पास ऐसा तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि वहाँ से मतलब ऐसे ही फ्री फोकट में ला रही है। वो क्या करती है, तो जो आपसे जो एमएसपी में, जो अभी हमने आपको बताया 3100 में जो चावल खरीद रही है, 3100 में जो धान खरीद रही है, इसी का तो चावल बना के वो 2 रुपए में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 31 रुपए में खरीद रही है, ठीक है, और वो 2 रुपए में बेच रही है, या फिर आप लोग को दे रही है 2 रुपए में, 1 रुपए में, 0 रुपए में, हो सकता है कई लोग को 0 रुपए में देती है, ठीक है, निःशुल्क दे रही है अभी तो फिलहाल। तो ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ जा रहा है, तो कैसे, तो पूरा का पूरा पैसा देखिए, ये कौन, तो जो हम टैक्स दे रहे हैं वहीं से, सरकार अपनी जेब से भी नहीं दे रही है, ठीक है। ये कैसे, तो हम जो टैक्स दे रहे हैं वहां से जा रहा है, लेकिन इसको खर्च करने के लिए इनके पास कोई योजना होनी चाहिए। तो ये है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। इसके लिए 3400 करोड़ रुपए अभी हमारे जो मतलब जो हमारा टैक्स रहेगा वहां से कटेगा ये, ठीक है, तब जाके लोगों को मिल पाएगा ये फ्री में चावल और जो यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। फिर देखिए दामाखेड़ा का नया नाम, ठीक है, दामाखेड़ा का जो नया नाम है वो है कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। ठीक है, तो दामाखेड़ा का नया नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। फिर आपको बस 2 फैक्ट और याद रखना है। छत्तीसगढ़ में प्रति कैपिटल या फिर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आपको याद रखना है 1,47,000। 1,47,000 बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो पर कैपिटल इनकम है या फिर प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 1,85,000। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो अगर पर कैपिटल इनकम की बात की जाएगी वो कम है और इंडिया में ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में कितनी है, 1,47,361। हमारे इंडिया में कितनी है, 1,50,854। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आप इसे, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ को आप अलग अलग जगह से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप खाकी बैच वाले हैं तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, दरोगा बैच वाले हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे तो टेस्ट सीरीज में ये आपको फ्री में मिल जाएगा। धन्यवाद।